And that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और 31 मार्च की तारीख दोपहर के 1:30 बजे हम एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर खाड़ी में बने हुए हालात पर। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई जब इजरायल ने ईरान पर हमले किए, उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी थी। और अब इस युद्ध के और भीषण होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जमीन पर सैन्य अभियान के लिए अब अमेरिका पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, जो इस वक्त की टॉप खबर है, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लिविट, वो शायद समझती हैं कि बड़े धुआंधार जवाब देकर जो हैं वो तेज तरार हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनको मार्क्स मिल रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी बेतुके बातें भी वो करती हैं जो पूरी तरीके से एरोगेंट है और सबसे जरूरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के खिलाफ है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उनकी एक कमेंट को भी मैं आपको सुनवाऊंगी। तीसरी बात, ईरान अभी भी लगातार यही कह रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। चौथी बात, ईरान ने सऊदी को भी एक धमकी दी है और यह भी कहा है, अब्बास अराक्ची ने एक अल्टीमेटम दिया है कि इस क्षेत्र से जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं उनको अब खदेड़ने का वक्त आ गया है। और पांचवी बात, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब इस वक्त जो हैं कुछ दावे कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस हो रही हैं, वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए मैं कोई डेडलाइन नहीं देने वाला, क्योंकि वो युद्ध खत्म होना चाहते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं। तो इन तमाम खबरों को अब मैं विस्तार से आपको एक एक करके बताती हूं। सबसे पहले जो हमने कहा कि ये आग और फैल रही है इस वक्त, जो जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया में अगर आप देखें तो जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी अथॉरिटीज की तरफ से, बताया जा रहा है कि कम से कम 57,000 अमेरिकी ट्रूप्स इस वक्त पश्चिम एशिया में मौजूद हैं, वेस्ट एशिया में, जिसे अमेरिका मिडिल ईस्ट कहता है। और ये 2003 में जब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध वगैरह हुआ था, उसके बाद से इसे सबसे बड़ा एक बिल्डअप बताया जा रहा है। 3,500 यूएसएस त्रिपोली के जो मरीन्स हैं वो पहुंच चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि पैराट्रूपर्स, जो 82nd एयरबोर्न पैराट्रूपर्स हैं, वो खर्क आइलैंड में शायद एक बार फिर से हमले के लिए पहुंचने वाले हैं। खर्क आइलैंड, आपको याद हो कि अब तेहरान का जितना भी ऑयल रिजर्व्स है, सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व्स का जो फैसिलिटी है वो खर्क आइलैंड पर ही है, जैसे फोरबिडन आइलैंड के तौर पर भी जाता है। और उसमें कुछ वक्त पहले हमला जरूर हुआ था, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने यहां पर सैन्य ठिकानों को निशाना साधा है। तो जितनी आपकी नेवल बेसेस हैं, इनॉग्रल बेसेस हैं आपकी कुवैत, कतार, बहरीन, दूसरे खाड़ी देशों में, उन सब में ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रूप बिल्डअप हो रहा है। 5,000 कम से कम यूएस की ट्रूप्स एडिशनल आई हैं, जिसमें 2,500 मरीन्स बताए जा रहे हैं, और उसके साथ बाकी जो हैं वो आपके पैराट्रूपर्स वगैरह हैं। तो 50,000 से ज्यादा इस वक्त अमेरिकी ट्रूप्स की मौजूदगी वेस्ट एशिया में बिल्डअप की जा रही है। इस ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको एक विजुअल दिखाया डोनाल्ड ट्रंप के डांस करते हुए। हालांकि ये पुराना विजुअल है, ये जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की जब शपथ ली, इनॉग्रल जहां बॉल होता है प्रेसिडेंट बनने के बाद में, तो 2025 की ये तस्वीरें थी, जनवरी की। लेकिन ये एक बार फिर से वायरल है। क्यों वायरल है सोशल मीडिया पर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत ही ऐसी है कि मानो उनको कोई परवाह ही नहीं पड़ता कि उनकी वजह से अमेरिकी ट्रूप्स, जिनके इमोशनल तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि वो ईरान के लिए निकलने के पहले अपने परिवार वालों से गले मिल रहे हैं, उनको हग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं, एक फौजी होने के नाते, एक जवान होने के नाते, आपको पता नहीं होता कि आप वहां से सुरक्षित लौटेंगे या नहीं, और वो सबसे बड़ी चिंता होती है परिवार वालों के लिए। तो जब ट्रूप्स जा रहे हैं, ये विजुअल एक बार फिर से चल पड़ा है, क्योंकि भले ही ये डांस उन्होंने पिछले साल जनवरी 2025 में किया हो, लेकिन इस साल भी अगर हम देखें मार्च के महीने में कई दफा ऐसी तस्वीरें आई। कभी दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप मारालागो में जाकर गोल्फिंग कर रहे हैं,
कभी दिखा कि वो वापस से जो है स्टेज पर कहीं पर जाते हैं, रैली में केंटकी में गए हुए थे, वहां जाकर भी जो है YMCA जो एक पॉपुलर सॉन्ग है उस पर वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत एक चर्चा चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोरिस येल्सिन जैसी हरकतें कर रहे हैं, जो सोवियत टाइम्स के नेता थे, और वो भी डांस करते हुए नजर आ रहे थे, पुराने विजुअल्स आ रहे थे कि युद्ध में आप इस आग में धकेल रहे हैं अपनी जनता को। 14 अमेरिकी सोल्जर्स की जान अभी तक कम से कम जा चुकी है, ये कैजुअलिटीज के और बढ़ने की बात की जा रही है। आप 50,000 से ज्यादा ट्रूप बिल्डअप कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, लेकिन संवेदनशीलता के नाम पर शून्य नजर आता है। और यही बात है कि इस वीडियो को बार बार उछालकर यह दिखाया जा रहा है कि कितने संवेदनहीन हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि आप लोग इस बात को जान ले कि ये पुराना विजुअल है, लेकिन इस साल भी इस तरह के बहुत विजुअल्स आए हैं उनके स्टेज पर जाकर डांस करते हुए। और इस इमेज को आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए एक दूसरी तस्वीर के साथ जो हमने आपको दिखाई इस वीडियो की शुरुआत में। ये नारजिस रहमती हैं, जो कि एक इतिहासकार हैं और पश्चिम एशिया को, ईरान को एनालाइज करती है। उन्होंने ये ट्वीट डाला है जिसमें वो कह रही हैं कि अमेरिका और इजराइल की बमबारी की वजह से एक ये जो बूढ़ी औरत आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बताया जा रहा है कि ये पश्चिमी तेहरान की तस्वीर है। नरजिस_ रहमती है इनका ट्विटर हैंडल, जिन्होंने इस विजुअल को ट्वीट किया है। और वो कह रही है कि ये जो बूढ़ी औरत है वो कह रही है कि भाई ये ट्रंप नेतन्याहू कहते हैं कि हम तो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हम निशाना साधते हैं, लेकिन ये जो है ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ आम लोगों के घर है। घर को आपने जो है पूरी तरीके से रबल में तब्दील कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया है। तो ये जो एक डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता है, हर रोज अपनी बात बदलते हैं। कल उन्होंने कह दिया कि भाई हमें ईरान ने, क्योंकि वो बातचीत को लेकर इतने गंभीर है कि उन्होंने 20 हमें ऑयल टैंकर जो हैं गिफ्ट कर दिए हैं। कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी ईरान हमें देने वाला है और उसको मैं नियंत्रित करूंगा, जो भी आयतुल्ला होगा उनके साथ मिलकर। खामनेई तो मारे जा चुके हैं, अली खामनेई 28 फरवरी को, मुज्तबा खामनेई उनकी जगह सर्वोच्च नेता बने हुए हैं, उनके बेटा। तो रिजीम चेंज हुआ नहीं है, बल्कि एक और जो 86 साल के खामनेई थे उनकी किलिंग के बाद एक 56 साल के उनके बेटा, जो कि अब और हार्डलाइनर हैं, वो वहां पर इस रिजीम को संभाले हुए हैं। और इसमें आप सोचिए, जो मैंने कैरोलाइन लिविट का जिक्र किया, क्यों जिक्र किया? बहुत कम उम्र है कैरोलाइन लिविट की, इन 20s हैं, और जिस तरीके से वो धुआंधार जवाब देती हैं, लेकिन इन जवाब में आमतौर पर ट्रंप की ही स्टाइल देखने को मिलती है। और शायद इसीलिए उनको स्पोक्सपर्सन बनाया गया है, क्योंकि वो लोगों को सीधे मुंह जवाब नहीं देती है, वो उनको सीधे इंसल्ट करती हैं। जब भी पत्रकार कोई सवाल पूछे, बिना इंसल्ट के वो जवाब ही नहीं देती हैं। और अब हिम्मत सोचिए, ऑडेसिटी सोचिए कि एक सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि हमें जो इंटरलोक्यूटर्स हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है, वो लोग हमें प्राइवेटली जो भी कहते हैं हम उसको टेस्ट करते हैं, और बेसिकली अगर वो ऐसी कोई बातें कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं, हमें लगे कि निगोशिएशन सही तरीके से नहीं आगे बढ़ रहा है, तो हम उनकी जान ले लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कैरोलिन लिविट कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ये साफ कर दिया है कि सैन्य रूप से क्या कुछ अंजाम होंगे अगर ईरान की इस रिजीम ने हमसे बातचीत नहीं की, और बेसिकली बातचीत नहीं की बल्कि हम जो कह रहे हैं उस बात पर हामी नहीं भरी। तो लेकिन वो इतने एक कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी के साथ कहती हैं कि सेवरल ऑफ देयर पास्ट लीडर्स हु हैव बीन किल्ड बिकॉज वी डिड नॉट लाइक। मतलब आप अगर बातचीत की मेज पर आ रहे हैं किसी एडवर्सरी नेशन के साथ में, और मुल्क के नेता कुछ ऐसी बातें कहें जो आपको पसंद ना आए, आप ये टाल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि हम उनको उड़ा देते हैं। तो आप बताइए कि इन बातों के बाद में ईरान आखिर कैसे आप पर भरोसा करे। बहरहाल कैरोलिन लिविट की इस बाइट को सुन लीजिए, जो इतना ऑब्जेक्शनेबल है जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Well, that's part of the ongoing process that's taking place and the ongoing negotiations. Of course, anything that they say to us privately will be tested, and we will ensure that they are being held accountable to their word. And if they are not, the president has laid out the military consequences that the Iranian regime will see if they don't hold true to the words that we are hearing privately behind the scenes. When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations
conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. So again, this is another historic opportunity for Iran to do the right thing, to rid themselves of their nuclear ambitions and to come to a deal with this president and the administration, or again, they will see the grave consequences of the United States Armed Forces, which they are continuing to see every day throughout this operation. तो ये है लीव इट का वो कमेंट जिस पर कोई भी मुल्क जो सेंसिबल मुल्क हो, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करता हो, उसे इस पर ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। अब यहां आपको यह भी बता दूं कि एक इंटरव्यू आई है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वो जंग खत्म करने की अपनी तारीख जो है उसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो एक न्यूज चैनल है न्यूज मैक्स, जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म होने की कब तक संभावना है, मैं इसकी कोई तारीख नहीं बताना चाहता। और उधर एएफपी जो न्यूज एजेंसी है, उनको उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने कहा है कि निश्चित रूप से जंग आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है और ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक आखिरकार अंदर से ही टूट जाएगा। तो आप सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को पेश किए जा रहे हैं कि भाई हम ईरान में किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था कि हम 48 घंटे के अंदर आपके पावर प्लांट्स को हमला कर देंगे। फिर स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए खबर आई कि भाई हम 5 दिन के लिए हम एक इसमें अंतरिम एक मोहलत दे रहे हैं, उसके बाद अगर बातचीत नहीं हुई तो हम आप पे हमला करेंगे। फिर उन्होंने दावा किया कि 2 दिन से ऑलरेडी बातचीत चल रही है। फिर एक खबर आई कि अमेरिका ने जो है एक 15 पॉइंट का शांति प्लान बनाया है, शांति योजना बनाई है, और इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के हवाले से ईरानियंस को भेजा गया है, जिसमें पाकिस्तान ने बाद में कहा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है इस पीस प्लान की, कि ना ये डिजिटली ना फिजिकली हमने ईरानियंस को भेजा है। गालिबाफ का नाम बार बार लिया जा रहा था कि ये ईरान के जो संसद है, मजलिस है, उसके स्पीकर है, उनके साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि अली लारीजानी भी मारे जा चुके हैं, गुलाम रजा सुलेमानी जो कि बसीज उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके जो कमांडर थे, उनकी जान भी ले ली है अमेरिकन ने। तो निगोशिएशन करने के लिए कोई तो आपको वरिष्ठ नेता चाहिए। गालिबाफ इसके पहले जो है खुद ट्विटर पर, फेसबुक पर जाकर पोस्ट करके इन बातों को बेबुनियाद बता चुके हैं, फेक न्यूज बता चुके हैं। तो नेतन्याहू निश्चित रूप से नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो, जो मैं पहले दिन से बोल रही हूं कि नेतन्याहू अगर रिजीम चेंज नहीं करवा सकते हैं तो रिजीम कोलैप्स करवाने की बात कर रहे हैं, कि अंदर से जो है ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आज भी जो तस्वीरें आ रही हैं, एक और तस्वीर देखिए, एक ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया, किस तरीके से इस्फहान में आग लगी है, बमबारी हुई है। ये सारे ऐसे शहर हैं हजारों साल की सभ्यताओं को समेटे हुए, इतने पौराणिक ऐतिहासिक आर्किटेक्चर को समेटे हुए, पूरी की पूरी पर्शियन कल्चर से जुड़ी हुई आर्किटेक्चर को आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं, और उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को निशाना बना रहे हैं। तो ये कौन सा ईरान है जिसको आप ईरानियन लोगों के लिए आजाद करने का दावा कर रहे हैं? क्योंकि ईरान को तो आपने गाजा में तब्दील करने का ठान लिया है, उसको आप रुबल में तब्दील कर रहे हैं। तो ये जो ईरानियन आपको कह रहे थे कि हमको आजादी दिलवाओ खामनेई से और अयतुल्ला से और इस रिजीम से, कौन सा ईरान आप उन लोगों को देंगे? जो ईरान पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दिया है जमीन पर। सिर्फ आप ऑयल फैसिलिटीज को ठोकना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो आप अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज को भी आपको याद हो कि जब इजराइल ने 30 कम से कम स्टोरेज फ्यूल टैंकर्स ईरान में उन्होंने निशाना बनाया था, जिसके धू धू कर आग की लपटें नजर आ रही थी, उसमें खबरें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ईरान के अंदर जाए और उनकी ऑयल फैसिलिटीज बर्बाद हो। ये उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है। और इस बाबत मैंने कल बात की थी साफिया एहसान रिजवी से, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक वरिष्ठ पोजीशन में काम कर चुके हैं। उनकी उस इंटरव्यू को भी आप जरूर सुनिएगा। वहीं ईरान की तरफ से जो बड़ी खबरें आई हैं, आपको बता दूं, ये जानकारियां हासिल हो रही हैं कि ईरान ने तय कर लिया है कि एक ट्रांजिट टोल वो लगाएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट पर, जो इस वक्त गले की फांस बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो बार बार कह रहे हैं कि दूसरे देशों को आकर यहाँ पर पुलिसिंग करनी चाहिए, साझा पुलिसिंग करनी चाहिए। दुनिया की 20% ऊर्जा की जो सप्लाई है उसका रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और हूतीस चूंकि कूद पड़े हैं इस लड़ाई में अब ईरान के समर्थन में, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं रेड सी पर बाबल मंडेब को भी वो चोक ना कर दे, तो आपकी हॉर्मुज स्ट्रेट भी चोक पॉइंट हो जाएगी, रेड सी भी चोक पॉइंट हो जाएगी। हालांकि ईरानियंस कह रहे हैं कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तमाम उन देशों के लिए खुला हुआ है जो देश ईरान के दोस्त देश हैं, जो ईरान की मदद कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। तो भारत, पाकिस्तान ऐसे वो देश हैं जिनकी जहाज वहां से गुजरी हैं। हमारी 4 जहाज ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी है, 2 और जहाज ने क्लियर कर लिया है, वो भी भारत पहुंचने वाली हैं। ये अपडेट शिपिंग मंत्रालय की तरफ से कल देर शाम दिया गया था। तो ईरान ने कहा है कि हम तो ट्रांजिट टोल जो हैं वो लगाएंगे, भले ही ट्रंप ने उनको तमाम धमकियां जो हैं वो दी हुई हों। और आईआरजीसी से, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनसे संबंधित जो न्यूज एजेंसी है, फार्स न्यूज एजेंसी, उनके मुताबिक ईरान के एक संसदीय कमेटी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के एक सदस्य ने इस योजना को मंजूरी मिलने की पुष्टि की है। और इस स्ट्रेट से बेसिकली इस योजना की पुष्टि होने के बाद में अमेरिकी और जो इजरायली जहाज हैं उनको गुजरने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उनके साथ मिलकर जो भी इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको भी ये परमिशन नहीं होगी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिनके साथ आपको याद हो कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने इस बीच एक अल्टीमेटम वापस से अमेरिका को दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं को निष्कासित करने का समय आ गया है। ये ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, एक्स पर, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है और उसे भाईचारे वाला देश मानता है। भले ही सऊदी जो है वो सुन्नी अरब नेशन है, ईरान एक शिया समुदाय का मुल्क है, और सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री अभी इस्लामाबाद में थे। वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, इशाक डार के साथ जो है बातचीत कर रहे थे। एक रीजनल डिप्लोमेसी की कोशिश हो रही, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि ये वेस्ट एशिया का क्वाड्रिलैटरल है, एक मुस्लिम क्वाड्रिलैटरल, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ने मिलकर जो है अपनी एक क्वाड्रिलैटरल कमेटी बनाई हुई है। तो उसी को एक प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई ये हमारा एक क्वाड्रिलैटरल, एक चतुर्भुज है जिस पर हम डिप्लोमेसी की कोशिशें कर रहे हैं और ईरान के साथ संपर्क साधे हुए हैं। चीन ने भी इसको वेलकम किया है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब चीन के साथ भी बैठक कर रहा है रीजनल डिप्लोमेसी को लेकर, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा ईरान पर। तेल सप्लाई की बात करें और उनको डिफेंस सप्लाईज की बात करें, रशिया और चीन 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो पर्दे के पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रही हैं। तो इन सब के बीच में जो कोशिशें जारी हैं यहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 14 और 15 मई को वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे, चीन के राष्ट्रपति के साथ में, वो चीन जाएंगे, तो उसके पहले बैठकों का ये दौर जारी है। लेकिन अब्बास अराक्ची ने बेसिकली ये अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान का जो ये अभियान है एक आक्रामक दुश्मन के खिलाफ है, अग्रेसर नेशन के खिलाफ, और अरबों या ईरानियों के लिए वो सम्मान करते हैं, लेकिन जैसी भी जो दुश्मन मुल्क हो जो या तो ईरानियंस का सम्मान नहीं करते, उनको निशाना साधा जाएगा। तो ही राइट्स कि ईरान रिस्पेक्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कंसिडर्स इट अ ब्रदरली नेशन। Our operations are aimed at enemy aggressors, जो आक्रामक हमारे दुश्मन है, who have no respect for Arabs or Iranians, जिनके दिल में ना ईरानियंस के लिए इज्जत है ना अरब्स के लिए इज्जत है, nor can provide any security, ना ही वो खाड़ी देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि खाड़ी युद्ध के बाद से 90s में ये माना गया था कि अमेरिकी बेसेस यहां आएंगे, वो गल्फ को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं वो इधर जारी हैं ईरान को लेकर। उन्होंने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान जल्दी कोई समझौता नहीं करता है तो अमेरिका इस दफा सिर्फ उनके थर्मल पावर प्लांट्स ही नहीं, उनके बिजली संयंत्रों, तेल के कुओं और उनके डीसैलिनेशन प्लांट को, जिससे कि आप पानी को, खारे पानी को आप मीठा बनाते हैं, उसको आप ड्रिंकिंग पोर्टेबल ट्रीटेड वाटर बनाते हैं, उसको वो पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत जो है वो गंभीर स्टेज पर है और उनकी निगोशिएशन स्टाइल ये है कि एक तरफ वो बात करेंगे, वार्ता हो रही है, दूसरी ओर वो लगातार जो है वो विपिंग करेंगे, विप्लैश करेंगे, धमकियां भी जो हैं वो देते रहेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जानबूझकर इन फैसिलिटीज को नहीं छुआ है, लेकिन आगे अब मैं छूऊंगा इनको और इनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। यही जो धमकियां हैं ये कैरोलिन लिविट ने भी एक बार फिर से दोहराया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अभी तक ईरान में 11,000 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और उसने 150 जहाजों को नष्ट किया है। तो ईरानी नेवी को भी ध्वस्त करने का उन्होंने दावा किया है। वो कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कूटनीतिक रास्ता कोई निकल जाए और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, जारी रहेगी। वो दावा कर रही हैं कि भले ही ईरान कुछ भी कह दे पब्लिक के लिए, लेकिन एक्चुअली ये बातचीत जारी है।
सुन लीजिए क्या कहा कैरोलिन लेविट ने इस पर। It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction and come to the negotiating table while they still can. Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is, of course, much different than what's being communicated to us privately. As a result, President Trump issued a 10-day pause to postpone planned strikes on Iranian power plants and energy infrastructure. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States, permanently abandon their nuclear ambitions, and stop acting as the world's leading state sponsor of terrorism. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. One way or another, Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. तो सिचुएशन बेसिकली जस की तस बनी हुई है। अमेरिका अपनी वार्निंग्स की लेवल को एस्केलेट कर रहा है, दावे कर रहा है कि बातचीत जारी है, गालिबाफ का नाम ले रहा है। ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं है, ये इमेजिनरी बातचीत है और जो भी बातचीत होगी वो हमारे शर्तों पर होगी कि आप हमें अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी गारंटीज दीजिए कि आगे चलकर हमारी संप्रभुता पर कोई चोट नहीं होगा, आप हम पर और कोई हमले नहीं करेंगे, आप रेपरेशंस देंगे हमारे जितने भी क्रिटिकल आपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए है उसके लिए जो है आप भरपाई करेंगे। और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है जिस इंटरव्यू के हाईलाइट्स उन्होंने एक्स पर डाले हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी शर्तें हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा, वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेंगे और वो उन हथियारों को बनाना बंद करेंगे बेसिकली टुवर्ड्स द बैलिस्टिक मिसाइल्स जो उनके पड़ोसियों के लिए खतरा है, जोखिम है। तो जो 15 पॉइंट पीस प्लान की बात कर रहे थे अब 31 मार्च तक वो 3 पॉइंट पर जो है सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अगर तमाम देशों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने जिसमें भारत भी शामिल है, अगर कूटनीति की, वार्ता की कोशिशों को तेज नहीं किया तो हालात बद से और बदतर ही होते जाएंगे और युद्ध के बादल जितने ज्यादा गहरा रहे हैं, ये जो मरीन्स और ट्रूप्स यहां पर पहुंची हुई है वेस्ट एशिया में, सैन्य अभियान अगर शुरू हुआ, ईरान तो पूरी तरीके से बर्बाद होगा ही, अमेरिका में भी बॉडी बैग्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। वहां ऑलरेडी नो किंग्स प्रोटेस्ट देखने को मिला है शनिवार रविवार को, जबरदस्त प्रोटेस्ट अमेरिका के 50 राज्यों में तस्वीरें निकल कर आई हैं जिसमें कि डेमोक्रेट्स, विपक्षी नेता, बर्नी सैंडर्स जैसे नेता, तमाम नेता शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत लो है, 36-38% बताई जा रही है। युद्ध की शुरुआत हुई थी तब उनकी अप्रूवल रेटिंग महज 40% थी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि नो किंग्स, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें तानाशाही नहीं चाहिए, ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलिए, स्टॉप द वॉर। पूरी दुनिया को दबाव डालना है इस वक्त इजराइल और अमेरिका पे कि आप अपने मंसूबों को जो है अब आप बंद कीजिए, इस देश को बर्बाद करना बंद कीजिए, ईरान के नहीं तो जवाबी हमले जारी रहेंगे एंड स्टॉप दिस वॉर। फिलहाल इस ब्लॉग में अभी बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।